मॉर्निंग। ये हिस्ट्री के चैप्टर 5 को कंटिन्यू करते हुए आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। उसमें हम करने वाले हैं आज चेंज इन एग्रीकल्चर। देयर वर 2 मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम। जो ये समय था हमने जब राजा का चुनाव होने लगा था और जो हम स्टडी कर रहे थे हिस्ट्री की, उस टाइम एग्रीकल्चर में, कृषि में क्या क्या परिवर्तन हुए थे। वन वाज द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लोशेयर्स। मतलब पहले जो हल चलाए जाते थे वो लकड़ी के होते थे, लेकिन अब लोहे के हल का यूज़ किया जाने लगा, जिससे ज़मीन की जुताई आसानी से और अच्छी तरह से हो जाती थी। दिस meant that heavy clay soil should be turned over better than with a wooden plowshare। जो पहले लकड़ी वाला था ना, उससे अच्छी तरह से जुताई। तो हमने देखा कि जो लोहे के फाल थे, लोहे के हल थे, वो सख्त ज़मीन को भी आसानी से उसकी खुदाई और जुताई करने में हेल्पफुल होते थे। और जो दूसरा चेंज हुआ, सो दैट मोर ग्रेन कुड बी प्रोड्यूस्ड, उससे जो फसल थी पहले से ज़्यादा उगाई जा सकती थी। और दूसरा चेंज क्या हुआ? पहला चेंज तो ये हुआ, यूज द आयरन प्लो इंस्टेड ऑफ वुडन प्लो। जो लोहे के हल थे वो यूज किए जाने लगे थे लकड़ी के हल के स्थान पर। सेकंड, पीपल बिगिन ट्रांसप्लांटिंग पैडी। पैडी का मतलब होता है कि जैसे पहले तो जो बीज बिखर गए, उससे जो पौधे बन गए, जो नहीं बने वो नहीं बने। लेकिन अब पौध को तैयार करके फिर उसकी दोबारा से रोपाई किए जाने को ही पैडी मेथड कहते। ठीक है। दिस meant that instead of scattering seed on ग्राउंड में वैसे ही बीज फैलाते नहीं है इस वाले मेथड में, from which plants would sprout, saplings were grown and the planted in the field। पहले उनकी पौध तैयार की जाती है, सैम्पलिंग्स, मतलब कि उन बीज से छोटे छोटे पौधे तैयार किए जाने को हम सैम्पलिंग कहते हैं। वो तैयार किए जाते हैं, उसके बाद उन्हें ज़मीन में उगाया जाता है। दिस लेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन। इससे क्या फ़ायदा होता है? उत्पादन में वृद्धि होती है। एज मैनी मोर प्लांट सर्वाइव, और पहले की अपेक्षा ज़्यादा पौधे जिंदा रहते हैं और बड़े होकर ज़्यादा फसल का उत्पादन देते हैं। However, it was back-breaking work। ये कमर तोड़ मेहनत करने वाला काम था। मतलब कि बैक ब्रेकिंग क्या कहते हैं ना, हिंदी में भी मुहावरा सुना होगा आपने। ठीक है। तो इसमें मेहनत बहुत ही ज़्यादा होती थी। जनरली स्लेव मैन एंड वुमेन, जो दासाज एंड दासीज थे ना, एंड लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, जो कुम्भकार थे, कामाकार थे, तो जो जिनके पास एक तो ज़मीन नहीं थी, जो दास दासी थे, वही ये काम अधिकतर करते थे। ठीक है। कैन यू थिंक व्हाई किंग शुड एनकरेज दीज चेंजेस? तो राजा इस परिवर्तन को क्यों चाहते थे? क्योंकि वो उनको टैक्स मिलता था, तो जितना उत्पादन ज़्यादा होगा उनको टैक्स उतना ही ज़्यादा मिले। ऐसा ही होगा ना। इसके बाद हम करते हैं मगध। एक क्लोजर लुक। मगध क्या था? मगध जो हमारी, हमने जो जनपद पढ़े थे, जो राजधानी पढ़ी थी, तो मगध क्या था उनमें से? फाइंड मगधा ऑन मैप 4। जो आपको लास्ट पेज पे मैप दे रखा है, वहाँ पे आप मगध को देख सकते हो। ये मैप नंबर 4 पे ये आपके पास मगधा है। ये क्या है? मगध है। ठीक है। राजागिरा, वैशाली, और ये इस स्थान पे ये क्या है? मगध नाम का राज्य, जो आप जनपद है या राजपद है, ये महाजनपद है। ठीक है। तो जो मगध था बिकेम द मोस्ट इम्पोर्टेंट महाजनपद इन अबाउट 200 ईयर्स। 200 वर्षों में जो मगध था वो बहुत बड़ा क्या बन गया था? महाजनपद बन गया था। इन अबाउट 200 ईयर्स many rivers such as the Ganga and Son flowed through the Magda। गंगा और सोन नदी, गंगा नदी और सोन नदी, ये दोनों नदियाँ वहाँ बहती थी। दिस वॉज इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाईज,
मेकिंग द लैंड फर्टाइल। तो इन नदियों से क्या फ़ायदा था? ज़मीन उपजाऊ बनती थी और जल यातायात नाव का प्रयोग करके एक दूसरे स्थान पे भी जाया जा सकता था। ठीक है। एलिफेंट विच लिव्ड इन द फॉरेस्ट कुड बी कैप्चर्ड एंड ट्रेंड फॉर द आर्मी। और वहाँ उन जंगलों में जो हाथी रहते थे उन्हें पकड़ा जाता था और युद्ध के लिए तैयार किया जाता था, उन्हें ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया जाता था। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेस। जंगल से लकड़ियाँ भी मिलती थी, उन लकड़ियों से घर बनाने का काम किया जाता था। कार्ट एंड चैरियट्स, उन लकड़ियों से घर भी बनाए जाते थे, घोड़ा गाड़ी और रथ भी बनाए जाते थे। बिसाइड्स देयर वर आयरन और माइंस इन द रीजन दैट कुड बी टैप्ड टू मेक स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड वेपन्स। वहाँ पे लोहे की खानें भी मिली जिससे हम पहले इसकी अपेक्षा अच्छे हथियार बना सकते थे। मगधा हैड टू वेरी पावरफुल रूलर्स। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली राजा हुए, शासक हुए। उनके नाम क्या थे? बिंबिसार और अजात शत्रु। ये नाम तुम्हें अच्छे से याद होने चाहिए। मगध के दो मुख्य शासकों के नाम क्या थे? बिंबिसार और अजात शत्रु। Who used all possible means to conquer other जनपदास। वो हर संभव कोशिश करते थे दूसरे जनपदों पर अपना राज्य करने के लिए। महापद्मानंदा वाज अनदर इम्पोर्टेंट रूलर। और एक और था, उसका नाम क्या था? महापद्मानंदा। ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल अप टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और उसका अधिकार कहाँ पे था? नियंत्रण कहाँ पे था? नॉर्थ वेस्ट पार्ट पे, उत्तर दक्षिण भाग में उसका अधिकार था। राजगिरा इन बिहार वाज कैपिटल ऑफ मगधा फॉर सेवरल ईयर्स। पहले कौन था जो वहाँ की राजधानी थी? वो कौन सी थी? मगध की राजधानी कौन थी? राजगीर। क्या थी? राजगीर, जो अब कहाँ पे है? बिहार में है। जो कहाँ पे थी? बिहार में थी। और काफ़ी टाइम तक मगध की राजधानी कौन सी रही थी? राजगीरा रही थी। लेटर द कैपिटल वाज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्रा प्रेजेंट डे पटना। तो उसके बाद जो ये राजधानी थी बदल गई थी। क्या राजधानी बन गई थी? पाटलिपुत्र बन गई थी। और आजकल पाटलिपुत्र को आज क्या नाम है उसका? पटना नाम। मोर देन 2300 years ago, a ruler named Alexander who lived in Macedonia in Europe, जो अलेक्जेंडर था वो यूरोप में रहता था, wanted to become world conqueror। वो पूरा विश्व विजेता बनना चाहता था, पूरे विश्व को पे वो जीत हासिल करना चाहता था। Of course, he didn't conquer the world। वो पूरे विश्व को जीतना चाहता था, but did conquer parts of Egypt and West Asia। और वो ये जीत भी चुका था, इजिप्ट और वेस्ट एशिया का कुछ हिस्सा जीत भी चुका था। एंड केम टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीचिंग अप टू द बैंक्स ऑफ द ब्यास। फिर वो ब्यास नदी के किनारे पहुंचा और उसने भारत को भी जीतना शुरू करने की कोशिश करने लगा। When he wanted to march further eastward, his soldiers refused। तो जब उसने भारत को जीतने के लिए युद्ध करने की तैयारी की तो जो उसके सिपाही थे उन्होंने युद्ध लड़ने से क्या कर दिया? मना कर दिया। उन्होंने मना क्यों कर दिया युद्ध लड़ने से? बिकॉज दे वर स्केयर्ड। वो डर गए थे। एज दे हैड हियर दैट द रूलर्स ऑफ इंडिया हैड वास्ट एरमाइन्स ऑफ फुट सोल्जर्स, चैरियोट्स एंड एलिफेंट्स। इंडिया में आके वो लोग डर गए थे। उन्होंने देखा कि इनके पास युद्ध करने के लिए बहुत बड़ी सेना है, बहुत सारे रथ हैं, इतने सारे हाथी हैं, तो हम इनके साथ युद्ध नहीं कर सकते। तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा मगध के बारे में। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वज्जी। वज्जी क्या था?
While Magadha became a powerful kingdom, Vajji with its capital at Vaishali. वज्जी भी एक महाजनपद था जिसकी राजधानी कौन सी थी? वैशाली, वो बिहार में थी. वाज अंडर ए डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नोन एज गना और संगा. वहाँ पे एक अलग तरह की सरकार थी, गण या संघ उसको कहते थे. गण किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ पर्सन्स, मतलब कि अलग अलग लोग मिलके उस सरकार को चलाते थे. एक राजा नहीं होता था, एक ग्रुप राजा बनता था. इन ए गना और ए संगा देयर वर नॉट वन बट मैनी रूलर्स. एक राजा नहीं होता था, एक शासक नहीं होता था, कई शासक होते थे. समटाइम्स इवन व्हेन थाउजेंड्स ऑफ मैन रूल्ड टुगेदर. कई बार हजारों लोग इकट्ठे राज्य करते थे. ईच वन वाज नोन एज राजा. हर व्यक्ति राजा कहलाता था. दीज राजाज परफॉर्म रिचुअल्स टुगेदर. जो भी धार्मिक कार्य होते थे, यज्ञ वगैरह होते थे, वो सब मिलके इकट्ठे करते थे. दे ऑल्सो मैट इन असेंबलीज. वो मीटिंग में मिलते थे. जैसे मीटिंग होती है ना, सभाएं कहते थे उस टाइम पे, सभाएं करते थे. एंड डिसाइडेड व्हाट हैड टू बी डन हाउ थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट. फॉर एग्जाम्पल, मतलब कि वो क्या करते थे कि क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, ये सारे डिसीजन लिए जाते थे. इफ दे वर अटैक्ड बाय एन आर्मी एनिमी. अगर कोई दुश्मन उन पे हमला करेगा, दे मैट टू डिस्कस व्हाट शुड बी डन टू मीट एंड थ्रेट. तो जीतने के लिए क्या किया जाएगा. यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या थी? हाउएवर वोमेन, दासाज एंड कामकरान्स वुड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस असेंबलीज. जो ये सभाएं होती थी ना, इनमें कौन कौन भाग नहीं ले सकता था, ये बात इन्होंने बताई है. औरतें, दास, दासी, ये लोग इस सभा में भाग नहीं ले सकते थे. बौद्ध, बुद्ध एंड महावीरा बिलोंग टू गणाज और संगा. बुद्ध और महावीर का नाम तुमने सुना होगा, भगवान महावीर का. वो इसी संघ से संबंधित थे. सम ऑफ द मोस्ट विविड डिस्क्रिप्शंस. तो जो महावीर थे उन्होंने डिस्क्रिप्शन दी थी संगा की, कैन बी फाउंड इन बुद्धिस्ट बुक्स. जो बुद्ध धर्म की किताबें हैं ना, उनमें भी संघ के बारे में बताया गया है. दिस इज एन अकाउंट ऑफ वजीज फ्रॉम द दीघा निकाया, ए फेमस बुद्धिस्ट बुक. एक बहुत फेमस जो बुद्धिस्ट बुक है उसमें वजीज के बारे में बताया गया है. विच कंटेन सम ऑफ द स्पीचेज ऑफ बुद्धा. जिसमें बुद्ध के कुछ भाषण भी हैं. दीज वर रिटन डाउन. वो 2300 साल पहले लिखी गई थी. अब अजातशत्रु और वजी के बारे में यहाँ बताया गया है. अजातशत्रु वांटेड टू अटैक द वजीज. जो अजातशत्रु था वो भी वजी पे, जो ग्रुप था उस पे आक्रमण करना चाहता था. ही सेंड हिज मिनिस्टर नेम्ड वस्करा टू द बुद्धा टू गेट हिज एडवाइस ऑन द मैटर. तो उसने अपने एक शासक को बुद्ध के पास भेजा और ये पूछना चाहा कि मैं वज्जी पे जीत हासिल करना चाहता हूँ. द बुद्धा आस्क्ड वेदर द वजीज मेट फ्रिक्वेंटली इन फुल असेंबलीज. बुद्ध ने कहा कि अगर जो वजीज है वो अपने ग्रुप को, कहते हैं ना एकता में बल है, कि अगर वो एकता से रहेंगे, अपने ग्रुप में काम करेंगे, तो उनको कोई भी नहीं हरा सकता. तो उन्हें ना हराने के लिए, उन्हें जीत हासिल करने के लिए, उन्हें अपने शासन को चलाने के लिए किस तरह से वो चला सकते थे, ये पॉइंट गिवन है आपके पास. दे हेल्ड फुल एंड फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबलीज. कि उन्हें समय समय पर सभाएं की जानी, करते रहना चाहिए. दे मेट एंड एक्टेड टुगेदर. उन्हें मिलते रहना चाहिए और मिलके काम करना चाहिए. दे फॉलोड एस्टेब्लिश्ड रूल्स. जो रूल रेगुलेशन बनाए हैं उनका पालन किया जाना चाहिए. दे रिस्पेक्टेड, सपोर्टेड एंड लिसनड टू एल्डर्स. उन्हें अपने बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए. वजीज वुमेन वर नॉट हेल्ड बाय फोर्स और कैप्चर्ड. जो वजीज में औरतें हैं उन्हें ज़बरदस्ती नहीं पकड़ा जाना चाहिए. चैत्याज, लोकल श्राइन्स होते हैं धार्मिक स्थान. जो धार्मिक स्थान हैं उनकी स्थापना भी शहरों में और गाँव में होनी चाहिए. वाइज सन्स हु फॉलो डिफरेंट बिलीव्स वर रिस्पेक्टेड. जो बड़े बड़े संत महात्मा हैं उनकी भी इज्जत की जानी चाहिए. तो अब इस तरह से जो अजातशत्रु है वो उनको कभी भी वजीज को नहीं हरा पाएगा.
राजाज ऑफ पावरफुल किंगडम ट्राइड टू कन्क्वेयर द संघास। जो शक्तिशाली राजा थे वो संघ को जीतना चाहते थे। नेवरदलेस दीज लास्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक नहीं चला। टिल अबाउट 1500 years ago when the last of the Gana Sangha was conquered by the Gupta rulers। गुप्त जब रूलर आया था तब संघों की समाप्ति लगभग हो गई थी। एल्सवेयर में थोड़ा सा हमें ग्रीस के बारे में बताया गया है, तो यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में। अराउंड 2500 years ago द पीपल ऑफ एथेंस सेट अप ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक अलग तरह की सरकार बनाई गई जो डेमोक्रेट थी, यानी कि वोटिंग राइट यहाँ पे लोगों को होते थे। ऑल फ्री मैन ओवर 30 वर रिकॉग्नाइज फुल सिटीजन। जिस व्यक्ति की उम्र 30 साल से ज़्यादा होती थी उन्हें क्या मिल जाती थी? उन्हें यहाँ की नागरिकता मिल जाती थी। सिटीजनशिप बोलते हैं। जैसे आप इंडियंस हो तो आपके पास भारत की नागरिकता है ना, आप सब भारत के नागरिक हो। तो जो लोग 30 साल से ज़्यादा थे ना, तो उन्हें ही मिलती थी पहले। देयर वॉज एन असेंबली दैट मेट एट लीस्ट 40 टाइम्स इन ईयर। एक साल में कितनी सभाएं होती थी? 40 सभाएं होती थी। ठीक है। ऑल सिटीजन कुड अटेंड दिस मीटिंग्स। जितने भी व्यक्ति थे वो मीटिंग 40 जो मीटिंग होती थी उनको अटेंड कर सकते थे। अपॉइंटमेंट फॉर मैनी पोजीशंस वर मेड थ्रू लॉटरी। जो अलग अलग पद थे वो लॉटरी के द्वारा भरे जाते थे। जो राजा थे वो लॉटरी सिस्टम से चुने जाते थे। ऑल दोज हु वांटेड टू चूजन गेव देयर नेम्स। सिटीजन वर एक्सपेक्टेड टू सर्व इन द आर्मी एंड नेवी। तो लोग आर्मी और नेवी में काम करते थे। हाउएवर वुमेन वर नॉट कंसिडर्ड सिटीजन्स। औरतों को नागरिकता नहीं दी जाती थी। ऑल्सो मैनी फॉरनर्स हु लिव्ड एंड वर्कड इन एथेंस एज मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन डिड नॉट हैव राइट टू सिटीजन। जो व्यापारी थे, जो फॉरनर थे, विदेशी थे, वो लोग भी, उनको भी कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। बिसाइड्स देयर वर सेवरल थाउजेंड स्लेव्स इन एथेंस who worked in mines, fields, households and workshop। बहुत सारे लोग थे जो खानों में, घरों में और कारखानों में भी काम करते थे। They too were not treated as citizen। उन्हें भी नागरिक नहीं माना जाता था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे।